देखो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाई डज लाइट फॉलो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टाइम। याद करके देखो, जब मैंने रिफ्रैक्शन बताया था तो मैंने एक प्रिंसिपल बताया था कि लाइट इस रास्ते से जाते हैं कि मिनिमम टाइम लगता है। एक्चुअली देखो, लाइट को कैसे पता चलेगा या नहीं, लाइट को कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो मुझे मिनिमम टाइम में किसी और जगह पहुंचना है तो मुझे कैसे पहुंचना चाहिए? लाइट कैन नॉट डिसाइड ना, एंड इट डज नॉट हैव दैट वेयरविथऑल टू एक्सपेरिमेंट कि चलो इस रास्ते से इतना टाइम, उस रास्ते से उतना टाइम, उस रास्ते से उतना टाइम, ये भी नहीं है। तो therefore what happens is that light will follow principle of refraction or coincidentally, see, it's not that it's being done consciously, it's a coincidence. Coincidentally क्या होता है, लाइट का वो जो साइन आई बाई साइन आर वाला जो रास्ता है, पाथ है, वो coincidentally मिनिमम टाइम वाला ही पाथ है। एंड दैट इज व्हाई इट सीम्स टू अस कि एज इफ लाइट ने डिसाइड किया कि मुझे इस रास्ते से जाना है और इससे क्या होगा ना, कम टाइम लगेगा। ऐसे थोड़ी हो सकता, खुद सोच के देखो जरा। So therefore what happens is that what you can do is, I don't know whether you've done this question or not, but I'm sure maths में जो maximum minimum वाला टॉपिक था, इसमें एक क्वेश्चन खुद से कर लो। मतलब मुझे कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से बना लो अपना वेरिएबल वगैरह, और इस तरह से करो कि इस मीडियम में सपोज स्पीड u है और इस मीडियम में सपोज स्पीड v है। हो गया? अब एक काम करो, एक पॉइंट यहां पे ले लो, एक पॉइंट यहां पे ले लो, और दो आर्बिट्ररी रास्ता ले लो। थोड़ा सा सहूलियत के लिए काम करना, maybe what you can do is that you can take the axis like this, so that इसका x बनेगा, उसका y बनेगा, है या नहीं? सहूलियत के लिए, और कोई बात नहीं, या मे बी इसको ओरिजिन बना लो, जैसे मर्जी। और एक काम करो, कोई आर्बिट्ररी रास्ता ले लो, यानी x ले लो, और ये पाथ डिसाइड कर लो इस मीडियम में, और ये पाथ होके मान लो इस। अब वो लेंथ तो निकल जाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तुमने फिक्स कर लिया है ना। x याद रखना वेरिएबल है। अब एक काम करो, इस लेंथ को u से डिवाइड करो, इस लेंथ को v से डिवाइड करो। इससे क्या होगा ना, इंडिविजुअल टाइम भी आ गया। तो यानी क्या हो गया, देखो ये वाला अगर L1 है और अगर ये L2 है, तो L1 by q plus L2 by v, दिस इज व्हाट द टाइम टेकन। जो टोटल टाइम टेकन होगा उसका एक्सप्रेशन भी निकल जाएगा। अब एक काम करो, क्योंकि हमने वेरिएबल x लिया, यानी x हमारे हाथ में, हम इसको ट्विक कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो therefore now what we do is that 2 dt dx और इक्वल टू 0। अब मुझे क्वेश्चन देने का जरूरत नहीं, खुद ही क्वेश्चन बना लो, खुद ही सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव डन, और मे बी यू हैव इवन डन अ वेरिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। मैक्सिमम में तो हो चुका है तुम लोगों को मैथ्स में, तो मे बी क्वाइट पॉसिबल कि तुमने किया हो, है ना। तो इसमें इसके बाद ये dt dx का, तो देखना उससे क्या होगा कि ये जो एंगल आएगा, या अल्फा और बीटा कह लो या जो भी कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू से, तो देखना वो इस तरीके से बनेगा कि sin i by sin r is equal to mu2 by mu1, जहां पे mu2 mu1 are what, c upon v और c upon q। यानी it's just a coincidence that if you follow that sin i by sin r rule, then it becomes the minimum path। इसको उल्टा इंटरप्रिटेशन मत कर दो कि एज इफ लाइट ने चूज किया अपना पाथ और वो ऐसे चूज किया कि वो मिनिमम होता है, ठीक है ना। अब इसका एक इतिहास है। इतिहास क्या है बताता हूं मैं, इसका एक इतिहास है। नहीं अक्षित, व्हाट यू आर सेइंग इज दैट ये तो आपने पहले ही मान लिया कि मिनिमम है। कहां मिनिमम माना? मैंने तो आर्बिट्ररी लिया। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन खुद ही बना लो और आर्बिट्ररी एक्स लेके सॉल्व करो, ठीक है ना। और उसके बाद dt dx करके मिनिमम करना, देखना जो एक्सप्रेशन आएगा वो रिफ्रैक्शन वाला ही आएगा। तो इज द अदर वे अराउंड एक्चुअली, कि रिफ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला होता है या एक्सप्रेशन होता है या जो कंडीशन होता है, mu2 by mu1 is equal to वो वाला है ना, mu1 sin i1 is equal to mu2 sin i2, देखना उस कंडीशन पे देखना टाइम मिनिमम होता है। So it's the other way around. It is that if because light is following this principle, somehow it becomes the minimum time. अब इसके पीछे एक इतिहास क्या है कि देखो, रिफ्रैक्शन का जो लॉज है, स्नेल्स लॉ, दैट्स अराउंड आई थिंक ये अराउंड 300-400 इयर्स होगा, कोई बहुत ज्यादा पुराना लॉज नहीं। और एक काम करो, अपने तरीके से एल्जेब्रिकली डिसाइड कर लो, ठीक है ना, एल्जेब्रिकली डिसाइड कर लो और इसको मैक्सिमाइज करो। नाउ व्हाट फॉर्मेट हैज ए क्रेडिट इज दैट फॉर्मेट इस चीज को एल्जेब्रिकली किया था, और याद रखना जिस समय फॉर्मेट ने एक्सप्रेशन निकाला था उस समय कैलकुलस नहीं था, कैलकुलस किए मच आफ्टर दैट। सो देयरफॉर व्हाट फॉर्मेट डिजर्व्स अ क्रेडिट is that he did it algebraically and showed that if I take some variables in it, then
if that minimum time is to be followed, then it will follow that sin I by sin R principle. Now that was his credit act, isn't it? But anyway, फॉर्मेट के ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जिसके बारे में शायद मैंने कभी 11th में बताया होगा, I don't know, है ना? Anirudh has asked is that has it been proved that minimum time is not the original factor? सुनो, ऐसा है ना, देखो फॉर्मेट में जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे लाइट के ऊपर, तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है या नहीं, कि भाई अगर इसको यहाँ रखोगे तो कैसे बेंड होता है एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड देन ही डिड एन अलजेब्रा. माइंड यू, ही डिड नॉट हैव कैलकुलस इन हिज किटी, ही डिड अलजेब्रा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट अलजेब्रा ही कुड फाइंड आउट कि जब ये वाला मिनिमम टाइम वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है तो उस रिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट के साथ वो मैचिंग होता है. दैट्स ऑल. सो देयरफॉर ही फाउंड आउट that okay, let me call it as the principle of minimum time. That is called as Fermat's principle of minimum time. Mind you, Fermat was older than or rather prior to Snell's law. ये चीज है, समझो ना. So that's how it decided. तो उन्होंने उस तरीके से किया था. अक्षित asked is that sir, इससे हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है ये मान के कि टाइम इज लीस्ट. नहीं, तुम बार बार उल्टा इंटरप्रेट कर रहे हो. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट तुमको तो रिफ्रैक्शन पता ही है मान लो, सॉरी पता ही नहीं है मान लो. तुम एक काम करो, इसको वेरिएबल लेते हुए इसका टाइम निकालो, टाइम का एक्सप्रेशन निकालो और dt dx को इक्वल टू 0 करो. देखना वो जो रास्ता बनेगा उसमें अगर तुम μ1 sin अल्फा इज इक्वल टू μ2 sin बीटा करो तो देखना मैचिंग होगा. इट्स नॉट दैट आई एम एज्यूमिंग प्रायर टू दिस थिंग कि ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, यानी रिफ्रैक्शन की कंडीशन इज कोइंसिडेंटली द कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम. ये चीज है. और रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I. ये चीज है, समझ ना. दैट्स हाउ इट वाज इंटरप्रेटेड. So anyway, I think we have moved away from our original discussion of semiconductors, यानी electronics to light. Anirudh says कि why are we saying it coincidental? Coincidental तो नहीं है खैर, it's mathematics, I understand. That's why probably you are challenging the idea. But the thing is that जिस समय ये चीज प्रिंसिपल बताया गया था बाय फॉर्मेट, उस समय कैलकुलस नहीं था और ना ही उस समय स्नेल्स लॉ का वो एनालिसिस उस समय उस तरीके से था. So therefore I am saying it कि चलो फॉर्मेट तो सोचा ही नहीं था रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ के टर्म्स में, तो फॉर्मेट तो टाइम के टर्म्स में सोचा था. तो यानी टाइम वाला एस्पेक्ट इंटरेस्टिंगली सेम एज रिफ्रैक्शन वाला जो स्नेल्स लॉ वाला एस्पेक्ट. तो therefore I am calling it as coincident. मैं समझ गया तुम इस आइडिया को क्यों चैलेंज कर रहे हो कि कोइंसिडेंस क्यों कर रहे हो, यही तो साइंस है, यही मैथमेटिक्स है, मैं समझ रहा हूँ. लेकिन चक्कर क्या है ना कि ये मैथमेटिक्स और साइंस हम आज क्लेम कर पा रहे हैं, आज हम उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं या उसको लिंक कर पा रहे हैं. बट एक जमाने में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि जिस समय फॉर्मेट ने ये सब चीजें बताए थे उस समय कैलकुलस नहीं था. सो दैट वाज द पॉइंट. ठीक है ना. चलो आई थिंक लेट्स मूव ऑन. वी आर ऑलरेडी इनटू द or rather away from the topic today. ठीक है ना. अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे, we'll start the topic of transistors. ट्रांजिस्टर में क्या है देखो, अभी तक हमने पीएन जंक्शन डायोड किया, यानी एक पी और एक एन. ट्रांजिस्टर में क्या है? ट्राई जंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई जंक्शन. ट्राई जंक्शन डिवाइस. अब ट्राई है, इसका मतलब क्या है कि दो पी एक एन या तो दो एन एक पी है या नहीं. तो इसलिए ये तीन होता है, ऐसा तीन ब्लॉक्स, या तो एन पी एन और नहीं तो पी एन पी, इन दोनों में से एक हो, है या नहीं. अच्छा, जनरली क्या किया जाता है, इसके साथ एक पिन रहता है कनेक्ट करते हुए, सर्किट के साथ जोड़ते हुए, इसके साथ एक रहता है और इसके साथ एक. सिमिलरली इसमें भी ऐसे एक रहता है, ऐसे एक रहता है, ऐसे. अब देखो, तुम अगर ऐसे डिवाइसेस बनाओगे तो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल. तो large number of combinations are possible. Now what are those? Number one is according to doping. So what you can do is that
For each of them, you can have very large doping, moderate doping, very small doping, and very small doping. So therefore, एक में तुम इस तरीके से डोपिंग कर सकते हो. Very large, medium, very small amount of doping, and very small and also small amount of doping. These are things that you can do. ठीक है. Number 2, size. You can have very large, medium, small, very small. Size में भी हो सकता है. और ऊपर से क्या? Biasing. And lastly is about biasing. Biasing में 3 हो सकता है. Forward biasing, reverse biasing, and unbiased. Forward biasing, reverse biasing, and unbiased. ये 3 possibilities exist करता है. यानी what I'm trying to indicate to you is that कि अगर मैं इस टाइप के डिवाइसेस बनाता हूं, इसमें साइजिंग, डोपिंग लेवल, है ना, डोपिंग वेरी लार्ज, फिर डोपेंट एटम भी मैं अलग अलग कर सकता हूं. तो चलो वो एक बहुत ज्यादा मेजर क्राइटेरिया नहीं होता है. डोपिंग लेवल इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, साइज का एक क्राइटेरिया होता है, और बायसिंग. अब साइज में कोई 5 साइज नहीं होता है कि मैंने 5 लिखा. वेरी लार्ज में भी ये भी वेरी लार्ज है, ये भी वेरी लार्ज है, ये भी वेरी लार्ज है, ये भी वेरी लार्ज. नाउ यू माइट सी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट कि जैसे पीएन जंक्शन में एक ही फेनोमेना था, पीएन बीच में एक डिप्लेशन ले. इसमें ऐसे नहीं है. इसमें देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ डिवाइसेस पॉसिबल बेस्ड ऑन a variety in doping level, in size, and also in biasing. So you might see इसका consequence क्या है. इसका consequence ये है चलो let's now continue. एक बार देख लो. ठीक है. तो जो मैं कह रहा था is that dry junction में you have huge variety, डोपिंग लेवल, साइज और ये सब करके बहुत सारे वैरायटी कर सकते हो. अब इसके ऊपर बेस करके व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट बहुत सारे डिवाइसेस पॉसिबल हो सकता है, या बहुत कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस पॉसिबल हो सकता है, या नहीं. ड्राई जंक्शन की बात करें. अब पता है क्या है कि इन सब को लेके लाखों, शायद करोड़ भी हो सकता है, लाखों एक्सपेरिमेंट्स किया गया ऑन दीज वैरायटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव रिसर्च कहते हैं. थ्रू आउट द वर्ल्ड इसके ऊपर रिसर्च हुआ कि इस डिवाइस के ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा है, इसका ये बन रहा है, इसका ये बन रहा है. तो सब लोग रिसर्च पे लग गए और फाइनली कुछ डिवाइसेस उसमें से यूजफुल निकले. कुछ ही डिवाइसेस यूजफुल निकले. फिर तो अल्टीमेटली याद रखना, पीएन जंक्शन डायोड में जो डायोड था उसका भी मेन फायदा क्या था ना, बिकॉज इट शोड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जो कि कॉमन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस वाला सर्किट है उसमें नहीं दिखता. यही ना फर्क है. तो सेम हियर आल्सो, इसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया गया और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ उसमें से यूजफुल निकले और वही जो है फाइनली सिलेक्ट किया. तो जो यूजफुल निकले वो क्या है वो जरा बताता हूं मैं. वो ये है कि जो 3 है ना, एनपीएन और पीएनपी, इन तीनों को 3 नाम दिया गया. कैसे? एक है ई और एमिटर, बी और बेस, सी फॉर कलेक्टर. अब ये किस बेसिस पे दिया गया है ना? द एमिटर मीन्स वेरी लार्ज डोपिंग, वेरी लार्ज डोपिंग और लार्ज साइज. ये हो गया एमिटर. बेस में क्या है? वेरी स्मॉल डोपिंग एंड वेरी स्मॉल साइज. यू माइट से अरे बाबा डोपिंग भी कम और साइज भी कम. देखो ये सब जानबूझ के दिया जा रहा है, ये जानबूझ के किया गया है ना. वो बाद में समझो क्यों. कलेक्टर में क्या होता है? कलेक्टर इज लार्ज डोपिंग, लार्ज साइज. जनरली कलेक्टर का साइज एमिटर से थोड़ा ज्यादा ही रखा जाता है. दैट्स व्हाट इज जनरली डन. तो यानी क्या हो रहा है देखो, यानी
कुछ इस तरीके से हो। Somewhat like this, so that the doping here is like this. और इसमें भी कलेक्टर है तो डोपिंग है। ये एमिटर है तो डोपिंग ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। एमिटर तो डोपिंग बहुत ज्यादा है। आगे समझ जाओ। So that is the difference. ये देखो वेरी स्मॉल डोपिंग और वेरी स्मॉल साइज बीच वाला, ठीक है। ये मॉडरेट डोपिंग और देखो एमिटर का बहुत ज्यादा लार्ज डोपिंग है, तो इतना बना के और बने। ठीक है, ये देखो कलेक्टर एमिटर बेस, ये होता है इसका। अब ये जानबूझ के बनाया जाता है, ठीक है ना, जानबूझ के बनाया जाता है so that now this is done deliberately so that IB, क्योंकि बेस साइड का डोपिंग बहुत लो है, साइज भी लो है, तो यानी देखना बेस पिन, ये हो गया बेस पिन, ये हो गया कलेक्टर पिन और ये हो गया एमिटर पिन, यानी तुम सर्किट जैसे मर्जी बना लो। देखना होगा क्या कि IB यानी बेस करंट विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू IC। इसमें तो वेरी लार्ज है, इसमें तो लार्ज डोपिंग है, तो ये अप्रोक्सीमेटली लेस देन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेस करंट इतना कम होता है कि मतलब 100 से 1000 टाइम्स कम हो जाता है कंपेयर टू एमिटर करंट, तो यानी बाकी कलेक्टर से जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन। यू माइट से इस इंटेंशन के पीछे रीजन क्या है, अब वो मैं समझाऊंगा, पहले इंटेंशन तो समझ में आया, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा जो है ओवरऑल इंप्रेशन अबाउट अ ट्राई जंक्शन डिवाइस। इसमें एनपीएन या पीएनपी होता है। लास्ट अबाउट बायसिंग, बायसिंग क्या किया जाता है? बेस को करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और कलेक्टर को करते हैं रिवर्स बायसिंग। नाउ ऑब्वियसली विल आस्क ए क्वेश्चन, इज दैट ये पर्टिकुलर क्यों डिस्कस हो रहा है? द रीजन इज दैट कि देखो, क्या तुम इसके बायसिंग चेंज नहीं कर सकते? क्या इसको उल्टा नहीं कर सकते? क्या इसमें कुछ और चेंजेस नहीं कर सकते? है या नहीं? द आंसर इज यस यू कैन, बट द ओनली थिंग इज दैट हम लोगों के जो रियल लाइफ में यूजफुल जो कॉम्बिनेशंस होता है वही ना बच गया। लाखों सर्किट्स का एनालिसिस हुआ था एक टाइम पे, पर सारे सर्किट्स रूटीन सर्किट्स, ऑर्डिनरी सर्किट्स है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मिला जो कि हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन अगर तुम ये फॉलो करोगे और ये फॉलो करोगे, इन दैट केस कुछ यूजफुल थिंग्स मिला और इसलिए आज यूज हो रहा है। अब यूजफुल क्या मिला, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसके सर्किट कैसे होता है ना, इसके सिंबल बताता हूँ पहले, फिर सर्किट। इसके जो सिंबल है, सिंबल क्या है? ये हो गया सिंबल। ये एमिटर है, कलेक्टर है और बेस।
और ये जो एरो दिख रहा है ना, ये अगर बाहर की तरफ है तो वो होता है NPN, और यही अगर एरो अंदर की तरफ होगा ये हो गया PNP। आर यू गेटिंग इट? ठीक है ना? चलो अभी इसको अगर मैं इस तरीके से बताऊंगा, ये वाला जो है इसके साथ मैच करेगा, कैसे बताता हूं? है तो सिमिलर ही। These are the designers, इस तरह से डिजाइन हो। और ये वाला जो है ठीक है। अब आ जाओ इसका सर्किट। सर्किट सर्किट डायग्राम कैसे होगा? जय गोयल has asked कि जो आपने बायसिंग 2 का लिखा, बेस का फॉरवर्ड बायसिंग, कलेक्टर का रिवर्स बायसिंग। देखो बस एक चीज समझो, बायसिंग करना इज योर चॉइस। तुम बोले नहीं मैं तो एमिटर ही बायस करो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? लेकिन जो यूजफुल सर्किट्स होगा मैं उसकी बात कर, तो हम लोगों के सिलेबस में जो है ना वो है कॉमन एमिटर। तो जो मैंने बायसिंग समझाया ना या बताया ना, ये कॉमन एमिटर के लिए। So the biasing that I'm trying to explain to you is about what is called as common emitter. अभी कॉमन एमिटर क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले एक बार जरा इसका सर्किट बना लेता हूँ। ये जो सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा ना, देखो तो जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एनपीएन का सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, क्या यही बनाना? एनपीएन का सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगा। ये होता है इसका सर्किट डायग्राम। एनपीएन कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एरो बाहर की तरफ मतलब एनपीएन, और अगर एरो अंदर की तरफ तो पीएन। तो एनपीएन और पीएनपी में बस तो बायसिंग में अंतर है और कोई अंतर नहीं। अभी वो भी देखो कैसे। अब देखो ये एनपीएन तो यानी ये पी टाइप हुआ, ये एन टाइप हुआ, ये पी टाइप हुआ और ये एन टाइप। और मैंने क्या बोला? ये बेस है भाई, देखो ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? बेस को रखना है फॉरवर्ड बायस, और बेस इस केस में है एन पी एन। तो अगर बेस को फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या करोगे? दैट इज व्हाट द केस इज। यू माइट से क्यों अगर मैं उल्टा बैटरी लगाता हूं तो दिक्कत क्या है? आंसर इज कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर्किट नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? सर्किट तो चलेगा ही, लेकिन उस सर्किट से हमें ऐसे कोई यूजफुल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा जिसके वजह से मुझे कोई बोनस मिलेगा या मुझे कोई इंसेंटिव रहता है कि मैं ऐसे कोई सर्किट बनाऊं। दैट इज द पॉइंट। पॉइंट इज अबाउट गेटिंग सम यूजफुल वैल्यू आउट ऑफ इट। जैसे पीएन जंक्शन डायोड, अब अगर तुमको करंट ही चाहिए तो यूज अ रेजिस्टर कंडक्टर, यू विल गेट वेरी लार्ज करंट्स। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में जो फैसिलिटीज है और जो फीचर्स है, जैसे मान लो सोलर सेल, कैन यू मेक ए सोलर सेल आउट ऑफ अ रेजिस्टर? द आंसर इज नो। तो इसलिए पीएन जंक्शन का यूज है। फोटो डायोड, कैन यू यूज इट फॉर अ फोटो डायोड? इधर का करंट मैक्सिमम और इधर का करंट जीरो हो जाए या नियर जीरो हो जाए, रेजिस्टर में पॉसिबल नहीं। So that is how PN junction diode devices या PN junction based devices are being made because they are useful. Similarly, अगर तुम ट्राई जंक्शन डिवाइसेस में यूजफुल चाहते हो तो in that case follow the pattern
that have been already experimented long back 50 60 70 years back और देखा गया कि यही सर्किट में हमें कुछ यूजफुल मिला। तो मैं इसी को यूजफुल सर्किट की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज इस बैटरी को स्वैप करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, कर दो स्वैप, क्या उससे करंट नहीं बनेगा? बनेगा, पर वो जो करंट का पैटर्न बनेगा वो हमारे लिए कोई यूजफुल वो नहीं रखता, वैल्यू नहीं रखता। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इट। ठीक है ना? तो आप इस पे आ रहा हूं। अच्छा ये हो गया बेस पी टाइप। हाँ बेस पी टाइप है, बेस पी टाइप है, इसलिए देखो पॉजिटिव क्योंकि बेस को हमें फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर को रिवर्स बायस, तो यानी एन है तो कलेक्टर रिवर्स बायस, एन टाइप है कलेक्टर, तो देयरफॉर रिवर्स बायस कैसे होगा ना, ऐसे हो गया। अब सुनो, ये करंट यहां से जाएगा, दैट इज द कलेक्टर, कलेक्टर से करंट आ, ये करंट यहां से जाएगा, दैट इज आईबी यानी बेस करंट। और क्योंकि ये बेस साइड का बैटरी है इसलिए इसको बोला जाता है ईबी, नाम दिया गया। और ये कलेक्टर साइड का है, इसका नाम दिया गया वीसीसी। ये कलेक्टर साइड का और ये बेस साइड, ये नेमिंग है मतलब। अब जरा बताओ, यहां पे जब करंट आईबी आया और यहां से आईसी आया तो ये दोनों से करंट आया तो एक ही रास्ते से जा सकता, तो यदि क्या होगा, ये आई से निकल जाएगा। यानी अगर मैं सिंपल जंक्शन लॉ लगाता हूं तो सबसे पहला जो रूल आएगा वो है आई ई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। हो गया? तो दिस इज व्हाट इज दी क्या बोलते हैं जंक्शन लॉ फॉर अ सेमीकंडक्टर। तो ये से इसमें क्या यूजफुल है, ये तो होना ही है। वो तो अगर मैं बैटरी स्वैप कर दूंगा तो भी ये रूल फॉलो होगा, हो सकता है करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तो प्लस माइनस कुछ होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन बेसिकली यही रूल फॉलो है या नहीं? तो इन दैट केस क्या है इसमें पता क्या है जो असली जो यूजफुल है। ओके, जय ने बस पूछे थे कि ई का बायसिंग क्या होगा। हाँ तो ये जो ई है, अच्छा वो दोबारा याद आ गया, ये जो ई है देखो इसमें कोई सेल यूज नहीं किया जाता, ठीक है? तो हम उसको इस तरह से बोलते हैं, यानी समझ लो ई दोनों से ही ले रहा है यानी कॉमन है। तो देयरफॉर वी से दैट इन दिस केस इट्स अ कॉमन एमिटर। ठीक है, ये हो गया कॉमन एमिटर। इसके अलावा कॉमन बेस भी बनता है, कॉमन कलेक्टर भी बनता है। तो यानी देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ इसके सर्किट्स आगे जो है कल को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। कोई सा भी ले लो एक ऐसे, देखो चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कोई सा भी हो, मैंने यहाँ पे दोनों एरोज बनाए, यानी मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ बेसिकली कि चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। अगर सेल यहाँ पे है और अगर सेल यहाँ पे है तो ये कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है, ये बेस होता है, इसको हम लोग बोलेंगे एज कॉमन कलेक्टर। अब देखो ये कौन सा है, पीएनपी, तो ये हो जाएगा पीएनपी कॉमन कलेक्टर। और यही अगर ऐसे हो जाए ऐसे अगर हो जाए, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है और ये बेस है, तो इसको फिर हम लोग बोल देंगे एज एनपीएन कॉमन कलेक्टर। यानी समझो जो तीन पिन होता है ना, वो जो तीन पिन होता है उसमें हम दो में सेल डालते हैं और एक में नहीं डालते, तो इन दैट केस उसका जो बायसिंग होगा वो वाला पिन जहां पे कोई सेल डायरेक्टली अटैच नहीं, उसको बोलेंगे एज कॉमन। तो देखो यहाँ पे कलेक्टर वाले में देखो कोई सेल नहीं लगा,
एमीटर वाले में लगाया, बेस में लगाया, यानी हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। और इसमें देखो क्या क्या हमने, इसमें देखो कलेक्टर में सेल लगाया, बेस में सेल लगाया, एमीटर में नहीं लगाया, इसलिए इसका नाम हो गया कॉमन एमीटर। तो बाय नाउ आई एम श्योर। अच्छा, कॉमन एमीटर कौन सा, ये हो जाएगा कॉमन एमीटर एनपी। तो ये जो है, ये है, ये जो है, ये है कॉमन एमीटर एनपीएन। और हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ कॉमन एमीटर ही है, हम लोगों के सिलेबस में ओनली कॉमन। हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ कॉमन एमीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करता हूं, ये तो मैंने दिखाया कॉमन एमीटर एनपीएन, उसी को डिटेल में करते हैं। बाकी तो मैंने बता दिया इन जनरल क्या होता है। और अगर तुम जानना चाहते हो कॉमन बेस के लिए क्या होगा, तो कॉमन बेस के लिए क्या हो जाएगा, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। ये हो गया एनपीएन, सॉरी पीएनपी कॉमन बेस, जो कि एनपीएन कॉमन बेस, बस इतना ही अंतर। अब इनके अपने अपने बायसिंग होता है। अब वो थोड़ा डिटेल है, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ एक ही है और वो है कॉमन एमीटर, इसलिए हम कॉमन एमीटर को थोड़ा डिटेल में जाने, है ना। तो कॉमन एमीटर में से हमने अभी जो बताया वो एनपीएन। अब अगर तुम बोलो कॉमन एमीटर पीएनपी, है ना, तो पीएनपी में क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मैं कॉमन एमीटर पीएनपी बता रहा हूँ। ये देखो, अभी हो जाएगा कॉमन एमीटर पीएनपी। यानी बेसिकली व्हाट आई ट्राइड टू इंडिकेट टू यू इज दैट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो पॉसिबिलिटी है, मतलब वो हमने सारा बताया। लेकिन क्योंकि हम लोग का सिलेबस में कॉमन एमिटर है, इसलिए इसके तो डिटेल में बताया कि बायसिंग कैसे होगा, कौन सा कैसे होगा एंड सो ऑन। इसमें तो सिर्फ इतना बता दें कि सेल लगा दो बस। अब इसमें अपने अपना सिस्टम ऑफ बायसिंग है जो कि हम लोग को इतना जरूरत नहीं, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर, ठीक है। ओके, नाउ सी what is the utility, what is the utility of a PNP and NPN type common emitter configuration circuit। इसका यूटिलिटी क्या है ना, इसके यूटिलिटी कई सारे हैं, ठीक है ना। एक तो ट्रांजिस्टर के लिए यूज होता है जहां पे वो एम्प्लीफिकेशन करता है। और क्या ना, ऑसिलेटर, ये जो इन्वर्टर चलता है ना घर में, इन्वर्टर इसी के ऊपर चलता है, एनपीएन पीएनपी कॉमन एमिटर इसी पे चलता है, जो भी हम लोग का घर में इन्वर्टर है, ठीक है। लास्टली एक स्विच की तरफ भी काम करता है। स्विच का मतलब ये कि सडन अगर वोल्टेज ज्यादा आ जाए तो वो वोल्टेज को बैठा देता है, मतलब सम काइंड ऑफ फ्यूज, फ्यूज विदाउट हैविंग अ फ्यूज की, जो कि सर्किट को उड़ा देता है। फ्यूज में दिक्कत क्या होता है ना कि उसको डैमेज से बचाता है, सर्किट को डैमेज से बचाता है। जो सर्किट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स मशीन्स वगैरह चल रहा है वो फ्यूज से क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि देखो जो सर्किट में गड़बड़ वाला वोल्टेज होता है जिस समय इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब डैमेज होने का चांस रहता है, वो तो थोड़ी देर के लिए रहता है। अब फ्यूज में दिक्कत का तो फ्यूज उड़ जाता है, यानी जब वोल्टेज बैक टू द नॉर्मल आया हमारा सर्किट फिर भी नहीं काम करेगा। क्यों, एज आई सेड फ्यूज में तो उड़ गया, यानी अब पूरा फ्यूज वायर को निकालना पड़ेगा और उसके वायर को बदल के तब जाके दोबारा सर्किट को ऑन करना पड़ेगा ना, दैट इज द प्रोसेस। यू मे और मे नॉट लाइक दैट,
क्यों? ही क्या आ रही है तो बंदी हो गया सर्किट, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव है एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। कि जैसे इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई आ जाता है तो ये क्या करता है, उसको बैठा देता है, और जैसे ही वोल्टेज वापस ठीक हो जाता है नॉर्मल में, मतलब तो क्या होता है, वापस करंट उसी से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है जो कि इस सर्किट के साथ है, कॉमन एमिटर वाले के साथ, और इसीलिए इसका यूजफुलनेस, और इसीलिए इसका यूजफुलनेस, समझे ना? तो दैट्स हाउ इट बिकम्स यूजफुल फॉर अस। इसलिए मैंने बोला ना, ये सर्किट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने सारे बनाए गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो आज मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा उसके नाउ आर्यन asked a question and that is कॉमन एमिटर एटसेट्रा सेल के पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता है। देखो कॉमन एमिटर तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें कॉमन है, यानी सेल नहीं है। बाकी एज आई सेड, क्या तुम इसके सेल को बदल नहीं सकते? आंसर इज यस, वो भी एक सर्किट है। लेकिन मैंने बार बार क्या एम्फसाइज किया कि सर्किट से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई सर्किट का कोई कमी नहीं है, हजारों लाखों सर्किट हो सकता है, लेकिन जो हमें कुछ फायदा भी पहुंचाता हो वो है उसके इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, वो नहीं मिल पाएगा। तो तुम अगर बोलोगे नहीं मैं तो एक काम करूं, मैं दोनों को फॉरवर्ड बायस करूं, तो बोलो नहीं मैं तो दोनों को रिवर्स बायस करूं, मर्जी है, लेकिन उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं मिल पाएंगे जिसलिए सर्किट इतना मेहनत करके लाखों करोड़ों खर्चा करके इस सर्किट को अल्टीमेटली बनाया जाता है। और ऐसे नहीं कि एक सर्किट बनाने में लाखों करोड़ों खर्चा होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसर्च दैट हैज टेकन प्लेस ओवर डिकेड्स, तो उसमें तो लाखों करोड़ खर्चा हुआ ही है, लेकिन आज उसके ऊपर हम लोग जबरदस्त यूज कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। बट एक जमाने में तो रिसर्च में करोड़ों खर्चा तो हो ही है या नहीं? तो इतना खर्चा करके ये जो सर्किट बनाया जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। सेम फॉर डायोड आल्सो, ये मैंने डायोड में भी एम्फसाइज किया था कि इन सर्किट्स को देख के एक ही चीज याद रखना इज दैट ये सिर्फ इनकी इनकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज की वजह से सर्वाइव कर, अदरवाइज ये बेकार है। क्यों? भाई रेजिस्टर में करंट एम्पेयर्स में होता है, ये मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर में होता है, क्या बेकार चीज? अगर मुझे करंट ही चाहिए होता तो मैं कंडक्टर यूज करता, बस इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज। अब एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज में मैं थोड़ा सा अगले दिन हाईलाइट करूंगा, अगले बार मतलब मैं इसके दो चीज बताना चाहूंगा। नंबर वन इज इसके डीसी ऑपरेशन और एक होता है एसी ऑपरेशन। तो नंबर वन इज डीसी ऑपरेशन। डीसी ऑपरेशन क्या होता है ना, जितने भी मैंने सर्किट अभी बनाए, मैंने यहाँ पे भी कुछ कुछ बनाया मिटा दिया, यहाँ पे भी एक दो बनाया मिटा दिया, जो भी है, फिर नया बनाया, पहले एनपीएन था पीएनपी बनाया, है ना? इन सब के अंदर देखा होगा डीसी सेल यूज किया था, हो गया? और इसलिए क्या होगा, इनके करंट्स फिक्स्ड होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई वो लगा दो गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे भी कोई गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा दो, वोल्ट मीटर वगैरह लगा दो, तो देखना इनके वैल्यूज फिक्स मिलेंगे। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीसी ऑपरेशन, ठीक है? लेकिन इनके डीसी ऑपरेशन की वजह से इनको यूज नहीं किया जा रहा, इनको यूज किया जा रहा बिकॉज ऑफ द एसी ऑपरेशन। तो डीसी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सर्किट operated operated means used with fixed voltage sources. Circuit operated with fixed voltage sources is what is called as DC operation. Okay, AC operation, अच्छा बाय द वे ये बेकार है, इसका कोई यूटिलिटी कुछ खास नहीं है, डीसी में कोई कोई हम लोग का वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। बट देन क्या होता है, डीसी इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। क्यों? अब जैसे मान लो तुमने टीवी ऑन किया और केबल से जो वायर आता है उसको सपोज तुमने जोड़ा ही नहीं, तो देखना टीवी तो ऑन हो जाएगा, उसमें देखना एक वो एलईडी भी आता है, वो ऑन हो जाता है, दिखा देते कि हाँ टीवी ऑन हो चुका, पर कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने केबल का वायर जोड़ा ही नहीं, जो डिश एंटेना से वायर आता है वो जोड़ा ही नहीं, तुम तो क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। जब वो जोड़ दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डिश एंटेना है उसका सिग्नल भी आएगा, है या नहीं? तो देयरफॉर एसी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एन इनपुट AC signal
input AC signal is put into the circuit. अब तुम बोलोगे ये इनपुट एसी सिग्नल हम कैसे पुट कर सकते हैं, है ना? तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो डिश एंटेना है ना, या केबल से, पहले तो केबल से होता, अब तो डिश एंटेना से हो रहा है, सेट टॉप बॉक्स और वगैरह सब। ये डिश एंटेना सिग्नल को पकड़ता कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है ना? तो इसका पकड़ने का तरीका ये है कि देखो, कोई मेटल का वो ले लो और कोई तार जोड़ लो। सपोज मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये एक मेटल एंटेना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एक मेटल सरफेस पे आता है या मेटल के अंदर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, ये जो मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ये पूरे उसमें ऑसिलेट करने लगे इकट्ठे, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑसिलेट करते हैं, तो जब सर्किट में जुड़ा होगा ये कुछ व्हाटएवर सर्किट में जब जुड़ा होगा, यानी इस पूरे सर्किट में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेट due to the electric field of this electromagnetic wave. So therefore these are all oscillating electrons. अब बताओ ये ऑसिलेशन किस तरीके से होगा ना, ये ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा ना, फ्रीक्वेंसी वही होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है मेटल के ऊपर, तो वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इतना लाइट होता है कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न में वो ऑसिलेट करने लगता है। तो अगर एक ऑसिलेट करता है तो दूसरा थोड़ी रुका रहेगा, वो भी ऑसिलेट करेगा, वो भी ऑसिलेट करेगा, यानी इस पूरे तार में ये मेटल एंटेना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे। ऑब्वियसली उसके साथ जो जुड़ा हुआ तार होगा उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे, और यही ऑसिलेशन का जो सिग्नल है ये हम पहुंचाते हैं सर्किट के ऊपर। So this is how electromagnetic waves are captured by a dish antenna. वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, डिश एंटेना में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और वो एक जगह कर देता है, सो दैट उसका इंटेंसिटी ज्यादा हो, और कोई बात नहीं। क्यों कि जो सिग्नल आता है वो बहुत ही डाउन आता है, तो उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ता है। तो जैसे अगर तुमको मालूम है कि सिग्नल यहीं से आ रहा है, पैरेलल आता है वो, तो यहाँ पे एक डिश एंटेना लगा दो, वो सिग्नल आके यहाँ पे फोकस करेंगे, मतलब फोकस पे आएंगे, तो फोकस पे ये चीज है, जो फोकस है ना उसमें ये रखेंगे, सो दैट उसके अंदर जो मेटल पीस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे, तो वो पूरे तार में भी इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे, कि कोई एक आइसोलेटेड जगह इलेक्ट्रॉन तो ऑसिलेट कर नहीं सकते, तो उसके अगल बगल वाले को भी ऑसिलेट कराएगा, तो इस चक्कर में क्या होता है, पूरे तार में इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल ऑसिलेट एज पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज फॉलोइंग ऑन दिस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वो जो डिश एंटेना होता है उसके ऊपर जो सिग्नल आता है वही एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काम। So that's how TV signals, FM radio signals या कोई भी सिग्नल होता है, that's how they are received. हर जगह फोकसिंग करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल मेटल पीस भी काम करेगा वही, it's just that फोकस कर दो तो इंटेंसिटी बढ़ता है, so the strength of the signal is slightly larger or higher, so that's the benefit, ठीक है? But that's how this अब क्या कि ये जो तार है इसको अगर मैं सर्किट में डाल दूंगा, in that case I could put it somewhat like this. इससे क्या होगा ना, वो जो एंटेना से सिग्नल आ रहा है वो इस करंट को इंपैक्ट करेगा, तो यानी क्या हो रहा है, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग कहते हैं इनपुट साइड, तो बेस साइड इज आल्सो कॉल्ड एज, इस इनपुट में आया क्या ना, इस इनपुट में वो जो एंटेना से कनेक्टेड हुए जो वायर है उसका जो सिग्नल है वो अब इस सर्किट में आएगा। अब इसको हम बोलेंगे एसी ऑपरेशन, ये होता है एसी ऑपरेशन के पीछे का राज। तो देखो डीसी ऑपरेशन में क्या होता है, बिना सिग्नल का होता है, यानी तुमने एज इफ टीवी ऑन किया लेकिन पीछे का वो हटा दिया, केबल का वायर हटा दिया जो कि डिश एंटेना से आ रहा है, दैट इज डीसी ऑपरेशन। बट डीसी ऑपरेशन हमें क्या करना,
लेकिन हमें इसका भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि द सर्किट हैज टू बी स्टडीड एट ऑल लेवल्स, not only during circuit या during signal, but even when also the signal is not coming. So when signal is not there, DC operation. When signal is there, it is AC operation. अब असली जो चीज होता है यूजफुलनेस, वो ऑब्वियसली AC ऑपरेशन का ही होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, कल बात करेंगे। बट अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो मैंने अभी रिलेशन लिखा है, ये जो रिलेशनशिप लिखा है ना, IE is equal to IB plus IC, ठीक है ना, IB plus IC, इसमें साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ रेशियोज डिफाइन किए, some ratios were defined and that are they are alpha and, अभी कैसे डिफाइन हुआ, तो देखो उन्होंने क्या किया, IC से डिवाइड कर, तो क्या हो गया, IE by IC is equal to IB by IC plus IC by IC। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डिफाइन किया दो पैरामीटर्स, एक अल्फा, ओके कार्तिक से इसकी थोड़ा लैग हो रहा है, चलो देखते हैं। दो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए थे, एक अल्फा है और एक बीटा। तो क्या डिफाइन किया गया ना, अल्फा, अच्छा ऑलरेडी अल्फा इज डिफाइंड एज IC by IE and beta is defined as IC by, ये याद रखना भी आसान है, बीटा बी अल्फा ई, तो वो सिमिलर साउंडिंग है, तो इसलिए याद रखना भी आसान। अब क्या हुआ देखो, तो ये तो I by IC है, तो ये हो जाएगा 1 by alpha, so therefore this becomes 1 by alpha is equal to IB by IC। अब IC by IB तो बीटा, तो IB by IC क्या होगा, तो 1 by बीटा प्लस 1, ठीक है। माइंड यू, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था बेस करंट को हम जानबूझ के किसी ना किसी तरह से कम रखना चाहते हैं। अब उससे क्या फायदा है क्या नहीं है एंड ऑल दैट विल डिस्कस टुमारो, बट अभी जस्ट इतना ही नॉलेज रखो कि बेस करंट हम डेलिबरेटली कम रखें। तो therefore you have 1 by alpha, so therefore 1 by alpha is equal to 1 plus beta by beta, and that would mean alpha is equal to beta by beta plus 1, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये हो गया नंबर 1। नंबर टू इज दैट ये बीटा 1 को इधर ले आओ, यानी 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, यानी बीटा क्या हो गया, अल्फा बाय as I said IB is very less, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला बीटा IC by IB, तो वो बहुत लार्ज होता है, क्यों, IC लार्ज और IB बहुत छोटा। ऑन द अदर हैंड IC जो है स्लाइटली लेस देन IE होता है, तो देयरफॉर अल्फा का जो वैल्यू है, तो इन जनरल क्या होता है, in general alpha का जो वैल्यू है that is slightly less than 1, alpha is approximately but less than 1, है ना, 0.999 है ना, 0.99 0.98 इसी रेंज में। These are some sample values of alpha, यानी बस थोड़ा सा कम, और बीटा is quite large, और 30-40 से लेके 500-600 और 30-40 भी हो सकता है, 40 गुना ज्यादा है या इस तरीके से, है ना। तो दैट्स हाउ इट इज। तो देयरफॉर जो वैल्यूज है अल्फा और बीटा का वो थोड़ा सा अलग अलग, एक का थोड़ा सा कम होता है 1 से, और दूसरा क्या होता है ना थोड़ा ज्यादा होता है
30-40 एज आई सेड टू 500-600 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई रेस्ट्रिक्शन है, इट जस्ट द वैल्यूज कैन एक्वायर दीस इन दिस रेंज, ठीक है ना। अभी मैंने बस अल्फा बीटा इंट्रोड्यूस कर दिया और ये कैसे होता है, इसका क्या यूजफुलनेस है ना, दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुमारो सेशन। तो लेट्स सी व्हाट आर द डेवलपमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे, बट लेट मी